Class 10th, today we are going to study a new lesson, globalization and the Indian economy. What do you mean by globalization? Globalization मतलब वैश्वीकरण. क्या होता है? It means वैश्वीकरण. मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी दुनिया है, now it has become a small village. एक समय ऐसा था कि कोई भी चीज़ जो फॉरेन कंट्री में बनती थी वो हमारे लिए बहुत दूर की चीज़ होती थी, लेकिन आज विदेशों में बनी चीज़ें हमारे लिए, हम बस मार्केट जाते हैं और कहते हैं भाई हमें इस ब्रांड की चीज़ चाहिए, तो वो हमको ईज़िली अवेलेबल हो जाती है. तो वैसे ही भारत की चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ में ईज़िली अवेलेबल हैं, है ना. अब वो दिन बीत गए जब डिजिटल कैमराज, मोबाइल फ़ोन्स ये हमें अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आज लेटेस्ट मॉडल्स के मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न्स, है ना, नए से नए ऑटोमोबाइल्स हमारे भारतीय रोड पे, इंडियन रोड्स पे दिखाई देते हैं. वो दिन चले गए जब केवल फिएट और एम्बेसडर दो ही कारें हुआ करती थी, है ना, इंडियन रोड्स पे. आज जो है टॉप कंपनीज़ की कार इंडियंस ख़रीद सकते हैं आराम से. उसी तरह से तरह तरह के ब्रांड्स हमारे भारतीय मार्केट में दिखाई देते हैं, फ्रॉम शर्ट्स टू टेलीविजन्स एंड प्रोसेस्ड फूड जूसेस. तो इतनी वाइड रेंजिंग चॉइस इसीलिए है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आना है. और पिछले 2 डिकेड्स में, मतलब 2 दशकों में हमारे मार्केट्स ट्रांसफॉर्म हो गए, बिल्कुल बदल गए हैं, उनका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है. एक समय इतने रेडीमेड गारमेंट्स नहीं मिला करते थे, ये करीब 30 इयर्स बैक की बात है. इतने रेडीमेड गारमेंट्स हुआ ही नहीं करते थे और ना ही इजीली अवेलेबल हुआ करते थे, लेकिन आज हर चीज़ रेडीमेड मिलती है. आखिर इन रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस को हम कैसे समझ सकते हैं? प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़. मिड ऑफ द 20th सेंचुरी तक प्रोडक्शन जो था वो लार्जली कहाँ होता था? विद इन कंट्रीज़, है ना. एक कंट्री के अंदर ही हर चीज़ प्रोड्यूस होती थी. जो भी चीज़ आपको मिलती थी वो आपके ही कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होती थी. लेकिन और जो विदेश जाता था वो क्या जाता था? वो रॉ मटेरियल जाता था, है ना. और फिनिश प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री या हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे. कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश गुड्स. और ट्रेड ही एक मेन चैनल था जो दूर दराज की कंट्रीज़ को कनेक्ट करता था. ये तब था जब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या एमएनसीज़ जैसा एक कॉन्सेप्ट नहीं आया था. ये एमएनसी क्या होती है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होते हैं? इट इज़ अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर दैन वन नेशन. एमएनसी एक ऐसी कंपनी होती है जो ओन भी करती है और कंट्रोल भी करती है प्रोडक्शन एक से ज़्यादा नेशंस में. तो एमएनसीज़ जो हैं ऑफिसेज और फैक्ट्रीज सेटअप करती हैं, ऐसी जगह सेटअप करती हैं अपने ऑफिसेज और फैक्ट्रीज जहाँ पे उनको चीप लेबर और रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे भारत या चाइना, है ना. दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट, ये क्यों होता है? ताकि उनकी कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो कम हो सके, है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सके. एंड एमएनसीज़ कैन अर्न, और एमएनसीज़ उसको ज़्यादा ऊंचे दामों में बेच के पैसा कमा सकें. एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी. अ लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट. एक लार्ज एमएनसी जो है वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, डिज़ाइन करती है, रिसर्च सेंटर्स यूएसए के. फिर उसके बाद उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो अंदर के पार्ट्स हैं वो चाइना में बनते हैं. देन दे आर शिप टू मेक्सिको. उसके बाद ये पार्ट्स जो हैं ईस्टर्न यूरोप और मेक्सिको भेजे जाते हैं, है ना, वेयर वहाँ पे वो असेंबल किए जाते हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स अब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बेचे जाते हैं. तो कस्टमर केयर वाली बात है, कंपनी की कस्टमर केयर वो थ्रू कॉल सेंटर्स होते हैं जो लोकेटेड होते हैं इंडिया में. ये केवल एक एग्जांपल था एमएनसी का, है ना. इसमें एमएनसी जो है ये सेल कर रही है फिनिश प्रोडक्ट्स ग्लोबली, बट मोर इम्पॉर्टेंट
गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। गुड्स और सर्विसेज जो है ग्लोबली, कहीं कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कहीं उसका पार्ट बन रहा है, कहीं असेंबल दूसरी जगह हो रहा है, बेचा दूसरी जगह जा रहा है। Production is organized in increasingly complex ways. The production process is divided into small parts and spread out across the globe. तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है छोटे छोटे पार्ट्स में पूरे ग्लोब में फैला होता है। फॉर एग्जांपल, इन द एग्जांपल, चाइना प्रोवाइड्स एडवांटेज ऑफ बीइंग चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। तो ये जो था, ये एक चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन थी, मतलब यहाँ पे सस्ता लेबर मिलता है, और मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप जो हैं ये यूज़फुल हैं फॉर क्लोजनेस टू द मार्केट्स इन यूएस एंड यूरोप। इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं, और इसीलिए यहाँ से कस्टमर केयर वाली प्रोडक्ट बात होती है। इंडिया में एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज, एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर एमएनसी। ठीक है, ऐसे ही जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस काम करते हैं। ठीक है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्ट प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इन जनरल एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट्स। तो ये अक्सर प्रोडक्शन ऐसे ही सेटअप करती है जहाँ उनका मार्केट्स क्लोज हो, जहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिलते हों आराम से, अवेलेबल एट लो कॉस्ट। फिर कहाँ पे? अब ये सभी हमने आपको वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स में लिखवा दिया है। अब नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द लेसन, अंडरस्टैंड द वीडियो, लिसन टू इट प्रॉपरली, और अपनी बुक को बार बार, लेसन को बार बार पढ़िएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन वेरी नाइसली। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स विच एवर आई हैव गिवन वो आप लर्न कर लेना, लिखना प्रॉपरली इन योर कॉपीज़ एंड देन लर्न इट। ठीक है, तो कहाँ पे एमएनसीज सेटअप करती हैं प्रोडक्शन? देखो, नंबर 1 वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट, नंबर 2 वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, एंड नंबर 3 क्या? वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड। इन एडिशन क्या हो सकता है? एमएनसी जो है माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी, ऐसी कंट्रीज़ में वो सेटअप करती है जहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उनके हित की बात करती हों, है ना, उनके हैविंग एश्योर्ड देमसेल्व्स ऑफ दीज कंडीशंस। जब ये सारी कंडीशंस उसको मिलती है तब एमएनसी सेटअप करती है फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन। मनी दैट इज स्पेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, राइट? इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? तो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? द मनी दैट इज़ spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment, ये इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मेड by MNC is called foreign investment. Any investment is made with the hope that, बस इतना ही। ठीक है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है कि आपको उसको अच्छा प्रॉफिट हो। एट टाइम्स MNC सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली। कई बार जो MNC जो है जॉइंटली सेटअप करती है अपना प्रोडक्शन विथ लोकल कंपनीज, मतलब किसी लोकल कंपनी से साठगांठ कर लेती है। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी, लोकल कंपनी को क्या बेनिफिट होता है ना, उसका 2 फोल्ड होता है। फर्स्ट क्या होता है? MNC कैन प्रोवाइड मनी, MNC उसको पैसा देती है एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे नए मशीन्स खरीदने के लिए, फास्टर प्रोडक्शन और आइडियाज़ भी देती है। दूसरा, MNC माइट ब्रिंग विद देम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, है ना, वो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट प्रोवाइड करती हैं, तो इससे दोनों का फ़ायदा होता है। बट मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNCs इज़ टू बाय। लेकिन कॉमन रूट क्या है उनका? कॉमन तरीका क्या है कि MNC जो है बाय कर लेती, ख़रीद लेती है लोकल कंपनीज़ को और फिर एक्सपैंड करती है प्रोडक्शन। MNC विथ ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट ईजली डू। MNCs जो होती हैं वो अक्सर बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, सेटअप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। कारगिल फूड्स, अ वेरी लार्ज अमेरिकन MNC, हैज़ बॉट ओवर स्मॉल इंडियन कंपनीज सच एज परक फूड्स, है ना। तो परक फूड्स को, कारगिल फूड्स जो है एक अमेरिकन MNC, उसने ख़रीद लिया। परक फूड्स जो है वो क्या करता था, उसने बहुत बड़ा मार्केटिंग नेटवर्क इंडिया में बना रखा था, है ना, वेयर इट्स ब्रांड वॉज वेल रेप्यूटेड, अच्छा खासा उसका नाम चल रहा था। ऑल्सो परक फूड्स
had 4 oil refineries. उसकी 4 oil refineries थी, whose control has now shifted to Kargil. Kargil is now largest producer of edible oil in India with a capacity to make 5 million pouches daily. In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budgets of a developing country. तो कई बार जो top MNCs होती हैं वो इतनी wealthy होती हैं, इतनी अमीर होती हैं कि वो एक डेवलपिंग कंट्री के एंटायर बजट से भी ज़्यादा पैसा होता है उनके पास, है ना. विद सच एनॉर्मस वेल्थ इमेजिन द पावर ऑफ एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज MNCs. एक और एग्जांपल, एक और तरीका जो है जिससे MNC जो है प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं वो क्या है कि लार्ज MNCs इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स. तो लार्ज MNCs जो हैं वो क्या करती हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर दे देती हैं. जैसे गारमेंट्स के, फुटवेयर्स, स्पोर्ट आइटम्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड बाय out by a large number of small producers around the world. The products are supplied to the MNCs, then sell such under their own brand names. तो जो प्रोडक्ट्स सप्लाई होते हैं MNCs उनको बेचती हैं अपने नाम से. जैसे फॉर एग्जांपल जो बाटा शू कंपनी है उसने क्या देख लिया कि 2-3 शू मेकर्स जो हैं लोकल के वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते हैं, है ना, उनकी फिनिश बहुत अच्छी है. तो उन्होंने उन लोकल कंपनीज़ को ख़रीद लिया, उनको सर्टेन बजट प्रोवाइड किया और रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की. और देन उन्होंने वो लोकल शू मेकर्स ने जो जूते उनको प्रोवाइड करे बना के दिए समय पे, तो उसमें उन्होंने बाटा का मोहर लगाई, सिर्फ नाम लगाया और उसको हाई प्राइस पे जो वो जूता एक शू मेकर या एक लोकल कंपनी केवल 400 रुपीज़ में बेचती थी, अब वो उसको उसी जूते को 4000 रुपीज़ में बेचती है. तो केवल क्या, ब्रांड नेम, ओनली फॉर द सेक ऑफ ब्रांड नेम. तो these large MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor conditions for these distant producers. Thus we can see that there are variety of ways in which MNCs, तो MNCs जो हैं बहुत तरीके अपनाती हैं जिससे इनको लार्ज प्रॉफिट हो और इनका काम भी चलता रहे. लोकल कंपनीज़ को भी ये ख़रीद लेती हैं, है ना, और इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है. ये दूर दूर तक डिस्टेंट लोकेशंस पर भी अपनी प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं. एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशंस इज गेटिंग इंटरलिंक्ड. अब देखो, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, है ना. इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मतलब मार्केट्स जो है आपस में जुड़ते जा रहे हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल. तो बहुत समय पहले से, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही जो ट्रेड थी वो मेन चैनल था जिससे एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्ट करती थी, है ना. तो लेकिन अब ऐसा नहीं है ना. अब क्या है, फॉरेन ट्रेड अब होती है. इससे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट्स. तो इससे जो प्रोड्यूसर्स हैं केवल अपने डोमेस्टिक मार्केट में अपनी चीज़ नहीं बेचते हैं. जैसे बाटा शू कंपनी ने यहाँ मैन्युफैक्चर करवाए जूते, अब वो केवल यहाँ ही नहीं बेचेगी, वो और भी कंट्रीज़ में इस नाम से बेचेगी. और हो सकता है इंडिया के बने हुए जूते दूसरे कंट्रीज़ में बिक रहे हों बहुत, और लोकल वाले जिस आदमी ने उसको बनाया है या जिस कंपनी ने उसको पता ही नहीं कि उसका जूता जो है इतनी हाई प्राइस में US में बिक रहा है या ब्रिटेन में बिक रहा है ना. Producers can sell their produce not only in markets located within the country but also compete in the markets located in other countries of the world. Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods. तो कंज्यूमर्स के पास क्या है, हमारे पास बहुत चॉइस होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक शॉप पे गए, हमको एक पेयर शूज़ ख़रीदना है लड़के के लिए, तो या किसी कोई बॉय गया एक शू शॉप पे, तो उसको बहुत तरह तरह के ब्रांडेड मिल सकते हैं, लोकल में मिल सकते हैं और सबकी प्राइसेस बहुत वेरी करती हैं. एक एग्जांपल देख सकते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू, है ना, इफ़ेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड. आखिर ये अब जो फॉरेन ट्रेड होता है
इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। अब देखो, एक चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया, जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने यहाँ सस्ते में टॉयज़ बनाए और एक्सपोर्ट कर दिए इंडिया को, है ना, जहाँ वो महंगे महंगे बिकते हैं। उन्होंने तो वहाँ उनके यहाँ चीप लेबर है ना, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है और मटेरियल वो बहुत सस्ता लगाते हैं, लेकिन देखने में वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। दे स्टार्ट एक्सपोर्ट और वो प्लास्टिक टॉयज़ इंडिया में बेचने लगे। बायर्स इन इंडिया, अब हमारे पास चॉइस हो गई इंडियन और चाइनीज़ टॉयज़ में। अब हमने कंपेयर करके देखा कि सेम तरह का टॉय जो है वो चाइनीज़ टॉय वो ज़रा ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, लेकिन देखने में भी अट्रैक्टिव है और सस्ता भी है। तो हम इंडियन वाले को छोड़ के हमने चाइनीज़ टॉय ख़रीद लिया। बिकॉज ऑफ चीपर प्राइसेस एंड न्यू डिज़ाइंस, चाइनीज़ टॉयज़ बिकम मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट्स। एक साल के अंदर ही 70 to 80% टॉय शॉप्स में इंडियन मार्केट की जगह चाइनीज़ टॉयज़ दिखने लगे, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी इंडियन ट्रेड बर्बाद हो गई। इन कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ टॉयज़ प्रूव बेटर, है ना। भले ही वो एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय हम खरीद के लाएँ और वो 2 दिन भी ना चले, लेकिन वो इतना अट्रैक्टिव दिख रहा था कि हमने आराम से उसको ख़रीद लिया। Chinese toy prove better. Indian buyers have a greater choice of toys at a lower price. For the Chinese toy makers, this provides an opportunity to expand business. और हमारे इंडियन मार्केट्स क्या, हमारे इंडियन टॉय मेकर्स उनको बहुत लॉस हुआ। इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड ट्रैवल, तो जब ट्रेड इस तरह से ट्रेड जब होती है तो गुड्स जो है एक मार्केट से दूसरी मार्केट बड़ी तेज़ी से ट्रैवल करते हैं। चॉइस ऑफ गुड्स भी बढ़ जाती है। प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स, एक ही तरह के गुड्स की प्राइस जो है 2 मार्केट्स में हमको करीब करीब सेम ही दिखाई देती है। एंड द प्रोड्यूसर्स इन 2 कंट्रीज़, और 2 कंट्रीज़ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत क्लोजली compete करते हैं एक दूसरे से। तो फॉरेन ट्रेड क्या करती है, रिज़ल्ट करती है, उसका क्या नतीजा होता है, कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो देखो ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, स्मॉल ट्रेडर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम बोथ द MNC ब्रांड्स एंड इम्पोर्ट्स। अब ये जो है, ये जो आपको सड़क के किनारे कपड़े बड़ी बड़ी शॉप्स कपड़ों की दिखेगी, ये कौन है, ये स्मॉल ट्रेडर्स हैं हमारे भारत के, और वो भी सुंदर कपड़े बेच रहे हैं, अच्छे कपड़े बेच रहे हैं, है ना। लेकिन इनको किससे कंपटीशन झेलना पड़ रहा है, जो MNC ब्रांड्स हैं और इम्पोर्ट्स हैं, उनसे बहुत इनको स्टिफ कंपटीशन झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक थोड़ा सा भी अगर वेल टू डू आदमी है तो वो यहाँ कपड़े नहीं खरीदता है, वो क्या करता है, वो एक मॉल में जाता है, मॉल में देखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उनको पूरा एयर कंडीशन मार्केट दिखता है और तरह तरह की दुकानें, इट अट्रैक्ट्स द बायर्स, और वहाँ पे उनको तरह तरह के ब्रांडेड कपड़े दिखाई देते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ऑफ में भी दिखाई देते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा छूट में भी दिखाई देते हैं। What is globalization? In the past 2 or 3 decades, more and more MNCs have been looking for locations around the world, which would be cheap for their production, है ना। तो MNCs ढूंढती रहती हैं कि वर्ल्ड में कि कहाँ पे उनके लिए प्रोडक्शन बहुत सस्ता पड़ेगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNC इन दीज कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इन्हीं कंट्रीज़ में बढ़ रहा है जहाँ पर चीप पड़ेगा उनका प्रोडक्शन कोई भी सामान का। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। A large part of foreign trade is also controlled by MNCs. For instance, मतलब for example, the car manufacturing plant of Ford Motors in India not only produces cars for Indian market, it also exports cars to other developing countries and exports car components for many factories around the world. मतलब क्या हुआ, जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारे इंडिया में फोर्ड मोटर्स का, ये केवल भारतीय मार्केट के लिए ही नहीं प्रोड्यूस करता है
कार्स, पर वो एक्सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी और साथ में कार कंपोनेंट्स को भी बनाता है फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. लाइकवाइज activities of most MNCs involve substantial trade in goods and also services. तो इसलिए यहाँ पे आप देखो एक फ़ोटो, उसमें क्या दिखाई देता है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ फन, है ना. ये जो कंज्यूमर्स हैं इनके लिए बहुत इनको बहुत मज़े आ जाते हैं बिकॉज दे गेट अ चॉइस, है ना, ऑफ गुड्स. The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and markets across countries. Globalization is this process of rapid integration or interconnection between countries. तो very short में हम केवल इतना आंसर भी लिख सकते हैं. What is globalization? Globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries, है ना. MNCs जो है इसमें मेजर रोल प्ले करती हैं. मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज. तो क्या क्या बिटवीन कंट्रीज मूव कर रही हैं? गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी. और इसी तरह से मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट. बहुत पास आ गए हैं कॉन्टैक्ट्स हमारे, बहुत ज़्यादा हो गए हैं एक दूसरे से. बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स तो मूव करते ही हैं, सर्विसेज भी मूव करती हैं. इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ये भी एक जगह से दूसरे देशों में होता है. देयर इज़ वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड. एक और तरह से भी कनेक्शन होता है. कैसे? थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल. लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फॉर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन. इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स हाउएवर देयर हैज़ नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल. लेकिन पास्ट कुछ डिकेड्स में लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, ये सभी चीज़ मूव करती हैं. ठीक है. सो चिल्ड्रेन, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. हम लोगों ने ऑलमोस्ट हाफ द लेसन वी हैव कवर्ड अप. लिसन टू द वीडियो वेरी नाइसली. सो थैंक यू चिल्ड्रेन फॉर टुडे.